हेलो साथियों, जोहार, जय हिंद। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई कक्षा लेकर। आज दामोदर कोराई जो खंड काव्य है, जिसके कवि हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी, उसके सर्गों का परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम तीसरे सर्ग, दो सर्गों का परिचय पिछली कक्षाओं में हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आज हम तीसरे सर्ग, यानी ये दोनों हो चुका है, मेला और सरंची कमल हो चुका है। अब राजवैद हम लोग पढ़ेंगे आज। राजवैद सर्ग 6 हैं कुल मिलाकर, जैसा कि आप देख रहे हैं। सर्ग मतलब खंड। पिछली कक्षा में इसको स्पष्ट किया था हमने कि सर्ग किसको कहा जाता है काव्य में। तो सर्ग 6 हैं, यानी खंड 6 हैं। ये जो दामोदर कोराई है, इस काव्य का जो कथानक है, यानी जो अंदर की कहानी है, उस कहानी को 6 खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। तो 2 खंडों का हम लोगों ने पिछली कक्षा में परिचय ले लिया है, मेला और सरंची कमल का। हमने दो कक्षाओं में यहाँ तक की कहानी को जाना। अब आगे की कहानी जो है राजवैद, यानी तीसरा सर्ग जो है, तीसरा खंड, उसके बारे में जानेंगे। राजवैद ये शीर्षक है इस खंड का। ये शीर्षक राजवैद को समर्पित है, यानी काल केतु के दरबार में जो वैद्य रहता था, यानी उसका राजवैद्य जो था, उसका नाम था धुमा। धुमा बहुत ही जानकार वैद्य था। उस ज़माने में चिकित्सा का एकमात्र साधन था जड़ी बूटी और प्राकृतिक चिकित्सा। तो उसके बहुत बड़े जानकार थे वे। कवि ने इसकी चर्चा की है काव्य में कि उसके धोकरी में, यानी उसका जो पिटारा था, उसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ होती थी। 80 किस्म के रोगों का इलाज था, उपचार था उसके पास। यानी उस समय जो भी बीमारियां हुआ करती थीं, बहुत कम बीमारी होती थी। उस समय प्राकृतिक जीवन शैली थी लोगों की। तो जो भी होता था उसका इलाज वे कर देते थे प्राकृतिक चिकित्सा से और जड़ी बूटियों से। तो राजवैद यहाँ उसी पर समर्पित है ये सर्ग। सरंची कमल वाले सर्ग में हमने जाना कि कमल केतु जो पागल बाघ के खोज में, उसकी के अनुसंधान में, उसको मारने के लिए वो जो जंगल चला गया था, तो बाघ के आक्रमण से कमल काफ़ी घायल हो गया था। तो उसी के इलाज का जिम्मा राजवैद धुमा को दिया जाता है। राजवैद धुमा के धोकरी में जो भी जड़ी बूटियाँ थी घाव के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता था, उसने उसका उपयोग किया। कमल केतु के घाव बहुत जल्द ठीक हो गए। तन के घाव, यानी शरीर में जो घाव थे बाघ के आक्रमण से, उसके पंजों से जो घायल हुआ था, वो उसका जड़ी बूटी से तो ठीक हो गया। लेकिन कमल केतु बेचैन रहने लगा। रात को नींद नहीं, दिन को भूख नहीं, परेशान रहता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, एकदम खोया खोया सा रहता था। ये बात जब राजा को पता चली कि मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो राजवैद्य को लताड़ लगाई कि क्या बात है भाई, आपने कैसा इलाज किया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, 1 महीने में आपने मेरे बेटे को ठीक नहीं किया। तब
राजवैद्य सोचा कि आखिर माजरा क्या है, तो वो कमल केतु के साथ सोना शुरू कर दिया निगरानी के लिए कि आखिर मामला क्या है, क्यों इस तरह हमारे पास जो भी उपचार था, जिस तरह के घाव थे वो तो ठीक हो गए, अब फिर ये नई बीमारी क्या है। तो उसके साथ हमेशा निगरानी के लिए रहने के चलते वो समझ गया कि इसके तन के घाव तो ठीक हो गए, लेकिन मन का घाव लगा है इसको, क्योंकि कमल केतु बड़बड़ा रहा था सपने में, नींद में या तंद्रा की अवस्था में बड़बड़ाने लगा था सरंची का नाम लेकर, क्योंकि परिचय तो हो गया था। उसने कहा था कि मैं घटवार की बेटी सरंची हूँ और तुम राजा का बेटा। तो ये सरंची नाम उसके जहन में हमेशा घूमते रहता, उसका चेहरा, यानी उसके प्रति प्रेम का अंकुरन हो गया था और वही भावना उसे परेशान कर रही थी, यानी मन का घाव उसके अंदर हो गया था, जो कि सरंची के रूप लावण्य और उसकी वीरता ने इसके मन में घाव किया था। तो ये राजवैद्य को जब पता चला कि ये प्रेम रोग से ग्रसित है, बाकी बीमारी तो ठीक हो गई, तब वह चला सरंची की तलाश में कि सरंची कहाँ की है। पता करते करते उसे, राजवैद्य तो वो बहुत ही चर्चित व्यक्ति था, उसको ज़्यादा समय नहीं लगा पता करने में, वो सीधे चला गया सरंची के घर, जाके सरंची से मिला, सरंची को कमल केतु का संदेश दिया, बताया कि इस तरह वो तुम्हारे प्रेम में तड़प रहा है, तुम उसका प्रेम स्वीकार कर लो। तब सरंची, इसके मन में भी उसके प्रति उस तरह की भावना उभरी हुई थी, लेकिन ये अपनी औकात समझती थी, ये जानती थी कि मैं कहाँ घटवार की बेटी, गरीब घर के घटवार की बेटी, और कहाँ वो राजपुत्र उत्तराधिकारी साम्राज्य का, उससे मेरा क्या मेल। अपने मन की इन बातों को राजवैद्य के सामने सरंची ने रखा। सरंची ने कहा कि हमारा क्या मेल हो सकता है ना, ठीक है, हमारे प्रति उनके मन में प्रेम है, ये जानकर मुझे खुशी हुई, उन्हें मेरा आभार जताएंगे जाकर, लेकिन उनके साथ मेरा कोई वैसा रिश्ता हो ही नहीं सकता है। वो निराश होकर समझाने की कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत इरादे वाली लड़की थी, ये बहुत व्यवहारिक सोच वाली लड़की थी। दूसरी बात थी कि राजा के प्रति इसके मन में बहुत अच्छा भाव नहीं था, क्योंकि काल केतु शोषक था, अत्याचारी था, प्रजा उससे खुश नहीं थी, और उसका बेटा था, तो उससे क्या हमारा रिश्ता हो सकता है। जान रहा था कि राजा स्वीकार नहीं करेगा कभी, ये सरंची जान रही थी, इसलिए ऐसा सपना देखना ही बेकार है। वो व्यवहारिक ढंग से सारी चीज़ों को आकलन करके अपना फैसला सुना दिया इसने। तो राजवैद्य जो है लौटा, आकर सरंची का संदेश कमल केतु को सुनाया। तो कमल केतु ने कहा, बड़ा उदास हुआ, निराश हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो सच्चे दिल से उसे प्यार करने लगा था। उसने अपने खून से एक पत्र लिखा भोजपत्र में कि मेरी प्राण प्यारी, तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो, मैं तुम्हारे सिवा और किसी के बारे में सोच नहीं सकता। तुम कहो तो मैं साम्राज्य को लात मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बहुत सारी बातें और लिखी कविता में, इस बात को संकेतात्मक ढंग से कम शब्दों में व्यक्त किया गया है।
चिट्ठी लेकर राजवैद्य फिर घोड़े पर सवार होकर पहुंच जाता है सरंची के घर। सरंची को जाकर चिट्ठी देता है। सरंची चिट्ठी पढ़कर अभिभूत हो जाती है, उसकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं और उस शर्त पर मंजूर होती है वो कि अगर वो हमारा साथ दे, इस तरह के जो राजा का अत्याचार है, प्रजा के प्रति जो निर्मम व्यवहार है, उसके खिलाफ वो मुझे साथ दे तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की शर्तों को उसने राजवैद्य के जरिए भिजवाया। अब ये बात पता चल गई राजा कालकेतु को कि राजवैद्य धूमा जो है वो मेरे बेटे और एक घटवार बेटी के बीच रिश्ता कायम करने के लिए अगुवाई कर रहा है। ये उसके लिए किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं थी। वो पूरा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा से बुलवाता है राजवैद्य को अपने दरबार में और बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे देश निकाला का आदेश दे देता है, हुक्म दे देता है कि राज दरबार और इस राज में अगर तुम नज़र आए तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा, तुम्हारी जान की खैर नहीं। स्वाभिमानी राजवैद्य वो राजा की धमकी और सज़ा को सुनकर ये भी बहुत कुछ राजा को कह देता है कि तुम जो अकड़ दिखा रहे हो राजा, ये नहीं रहेगा, तुम्हारा ढीपा ढाहन हो जाएगा, तुम्हारा साम्राज्य बिखर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा और तुम पछताओगे एक दिन। ये कहकर वो चल देता है। वो निकल जाता है राज दरबार से, राजमहल से, और कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। तो राजवैद्य वाले सर्ग में कहानी ये है, लेकिन इसी क्रम में कवि ने कई गंभीर बातें भी कही हैं कि किस तरह झारखंड में बाहरी लोगों का आवागमन शुरू हुआ। बाहरी शोषक अत्याचारी लोग चूहे की तरह आकर यहाँ की संपदा को, जिस तरह चूहे लगी फसल को कुतर जाते हैं, अच्छी चीज़ को भी काट के बर्बाद कर देते हैं, तो वैसे ही बाहरी आतताई झारखंड के समाज, झारखंड की संस्कृति, झारखंड का प्रजातांत्रिक शासन जो यहाँ पहले से मौजूद था, उसको तोड़कर किस तरह काबिज हो गया था, ये बात संकेत में ये कहते हैं, बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से, बहुत ही लाक्षणिक शैली में। तो ये राजवैद्य सर्ग की कहानी है। अगला है हूण। इस कहानी के बाद हूण सर्ग आता है। हूण सर्ग में, हूण सर्ग एक जो हूण नाम की जो जाति भारत में जो आक्रमण करने के लिए आई थी, है ना, उस जाति का आक्रमण दिखाया गया है ना। तो ये जो झारखंड का समाज, शांति प्रिय समाज, और उसी में कालकेतु का साम्राज्य भी था, लेकिन फिर भी अमूमन शांत ही था। ऐसे में हूण लूटपाट के उद्देश्य से एक
हूणों का दल जो है आ जाता है यहाँ पर, यानी कमल केतु के राज में। कमल काल केतु या कमल के राज तो था काल केतु का, काल केतु के साम्राज्य में आ जाता है और वो मार काट मचाना शुरू कर देता है। हूण सेना जो है इतना खूंखार होती थी कि वे अचानक आकर पूरा मार काट तबाही मचा देती थी, जिसके बारे में इतिहास में भी दर्ज है। वो आकर काल केतु के राजमहल में घुस गई और पूरा लूटपाट किया। राज में, शहर में, यानी राजमहल के आसपास जो नगर व्यवस्था थी वहाँ खूब लूटपाट किया, लोगों को मारा काटा। और जब ये बात पता चली कमल केतु और सरंची को, सरंची और कमल केतु जो है राज दरबार से निकल चुका था पहले ही, और वो कमल केतु और सरंची एक होकर समाज को जगाने का काम करने लगे थे। शिक्षित करने के लिए कमल केतु आगे बढ़ा, लोगों को शिक्षा देने के लिए, और तरह तरह के ज्ञान की बातें और उसकी सुरक्षा के लिए, फिर राजा के गलत नीतियों का विरोध भी करने के लिए उकसाया जाता था। तो इसलिए प्रजा के बीच में कमल केतु लोकप्रिय था। तो हूणों का जब आक्रमण हुआ तो इन लोगों ने पारंपरिक हथियारों से उसका डट कर मुकाबला किया। आदिवासी जो मूलवासी थे यहाँ के, उनके पास जो भी हथियार थे, तीर धनुष वगैरह, उसका खूब इस्तेमाल किया और अंततः हूणों को मार भगाया। लेकिन वे जाते जाते बहुत कुछ लूट के ले गए। राज महल में तो सबसे ज़्यादा लूटपाट मचाई, कंगाल कर दिया काल केतु को। जो भी कीमती पदार्थ थे सब लूट कर ले गए। वहीं पर राजमहल के आसपास जो नगर था, उस नगर में भी लूटपाट करने से वहाँ के लोग बहुत ही कमज़ोर हो गए। तो हूणों के आक्रमण के बाद काफ़ी दहशत फैल गई वहाँ उस राज्य में। अब दहशत इतनी कि लोग डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिए कि कब फिर से आक्रमण कर दे, उनका कोई ठिकाना नहीं। इतनी मार काट मचाई है, कितने लोग मारे गए उसमें, कितने लोगों के धन की हानि हुई, जान माल दोनों की हानि हुई थी। तो कमल केतु और सरंची ये बोलने लगे कि देखिए, आज जो राजा ने यहाँ तोड़ के रखा, मूल निवासियों को अलग थलग कर दिया था और बाहर के लोगों को यहाँ तरजीह दिया ज़्यादा, तो ये जो दोनों के बीच में एक दूरी थी उसका फ़ायदा उठाया हूणों ने। अगर एक होकर रहते तो हूण जब आक्रमण किए थे तो अगर सभी लोगों को बुला दिया जाता तो सारे लोग एकजुट होकर लड़ते, तो हूणों को मौका नहीं मिल पाता इतने लूटपाट मचाने का। तो इस बात को समझने में अब देर लगी लोगों को, तब तक ये घटना घट चुकी थी। अब सरंची और कमल लोगों में हिम्मत बढ़ाने के लिए, लोगों में जो भय का वातावरण फैल गया था उसको दूर करने के लिए वे रात को पहरा देने लग गए। कभी इस गांव में कभी उस गांव में जाकर लोगों को जगाते, लोगों के साथ बैठक करते और घूम घूम कर पहरा भी देते थे। एक बार क्या हुआ, किसी तरह एक गांव से दूसरे गांव में जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो एक गुफा के बाहर पत्थर का चट्टान था, उसमें एक काला कलूटा, बड़े बड़े बाल, पूरा नंग धड़ंग लगभग, शरीर में भी बाल, उस तरह का एक विचित्र टाइप का
मानव वहाँ बैठकर कुछ जड़ी बूटी पीस रहा है। अचानक गए लोग सामने आ गए तो पहले तो सहम गए कि आखिर कौन है ये कहानी अमर चाटान की है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो तीसरे सर्ग, हुन वाला में मारकाट वाला मामला था। अमर चाटान में क्या होता है कि जब हुनों के लूट कर चले जाने के बाद ये लोग कमल केतु और सरंची पहरा देने के लिए गांव-गांव घूमते हैं, तो उसी क्रम में एक साधु का दर्शन ये लोग करते हैं एक गुफा के बाहर चट्टान में। इनको तो पहले थोड़ा ताज्जुब हुआ, डर भी लगा, तो फिर सामने जब गए ये लोग तो उसने पहचान लिया, कहा कि बैठो, पहचाना मुझे? तो आवाज़ से पहचान लिया, और कोई नहीं, वो धूमा वैद्य था। राज निकाला, देश निकाला का जो उसको हुक्म हुआ था, सज़ा मिली थी, उस सज़ा को उसने उस गुफा में रहकर वो काट रहा था। इसी क्रम में वो नई नई जड़ी बूटियों की खोज भी कर रहा था, तो वही एक जड़ी बूटी पीस कर कुछ अवलेह बना रहा था। उसको बोला बैठो बैठो बैठो, तुम लोग बैठो, है ना। बैठाया और वो जड़ी बूटी का जो अवलेह पीस कर तैयार किया था उसको खाने के लिए कहा। दोनों लोग पत्ता में दोनों को दिया, दोनों चाट कर खाने लगे। बोले क्या दे रहे हैं? अरे खाओ तो, है ना। तो खा लिया इन लोगों ने, खा लिया। उसके बाद इन लोगों को नींद आ गई। वहीं चट्टान पर ही बेसुध ये लोग सो गए, दोनों सो गए। सोने के बाद एक स्वप्न लोक में खो गए, सपना देखने लगे। सपना क्या देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर झील जैसा चारों तरफ पानी ही पानी है, वहाँ पर ये लोग तैर रहे हैं दोनों, और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना। इस तरह न केली करने लगे, माने पानी में खेल खेलने लगे ये लोग। ये सपना देखते हैं और दोनों ही देखते हैं एक ही तरह का सपना। कुछ देर के बाद नींद खुलती है इनको, एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताते हैं। तो दोनों, जब ये पता चलता है दोनों को कि एक ही तरह का हम लोगों ने सपना देखा है ना, तो ये काफ़ी हंसते हैं और फिर ये ढूंढने लगते हैं कि किधर गए वो साधु संत हमारे धूमा वैद्य जी, है ना। तो वे तब तक गायब हो गए थे। अमर चाटान में यही कथा है। अब आखिरी सर्ग है हड़प्पा। हड़प्पा आखिरी सर्ग है, कहानी का यहाँ समापन होता है। इस काव्य का अंत इसी सर्ग में है। हड़प्पा का मतलब होता है, अमर चाटान का तो मतलब समझ लिया, ऐसा चाटान मतलब चाटने वाली चीज़, है ना, जो अमर कर दे लोगों को। तो वो खिलाया था उसने, इसलिए उसका नाम अमर चाटान। हड़प्पा मतलब होता है भयंकर बाढ़, भीषण बाढ़, अचानक तेज बाढ़ जब आ जाती है तो हड़प्पा कहा जाता है। ये खोरठा का ठेठ शब्द है। तो इसमें वही केंद्रीय प्रसंग है। कहानी इस तरह है हड़प्पा की कि अब जब हूणों का आक्रमण खत्म हो के बाद राज्य में पूरी उदासी, दहशत, ये सब का वातावरण कुछ दिन तक रहता है। काल केतु पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस तरह राजतंत्र नहीं चलेगा, प्रजा को साथ में लेकर चलना ही होगा। तो नई व्यवस्था कायम हो जाती है। फिर से लोग थोड़ा खुशहाल हो जाते हैं। कमल केतु के
प्रयासों से राजा भी समझ जाता है, बहुत कुछ आत्मसात कर लेता है, अपना लेता है इसके विचारों को। देश में एक नया वातावरण विकसित होने लगता है, स्थापित होने लगता है। अब करम पर्व आता है। करम पर्व में के बाद फिर दुर्गा पूजा का समय आता है, तो दुर्गा पूजा फिर से मनाई जाने लगी थी। दुर्गा पूजा के समय जो मेला लगता था वो मेला चलते ही रहा। अंकसर का मेला फिर से लगा। मेला में देखने के लिए दूर देश से लोग आए, बहुत भीड़ हुई। लेकिन क्या था कि मेला से पहले ही कई दिनों से बारिश हो रही थी। उस दिन थोड़ा थमा था, लेकिन अचानक फिर बादल उमड़ घुमड़ कर, हथिया नक्षत्र था उस समय, भयंकर बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश, जिसको खोरठा में सुप उजला पानी कहते हैं। सुप उजला पानी के बाद हड़पा नाभा पानी, तो वही हड़पा नाभा पानी आ गया। इतना घनघोर वर्षा इतनी हुई कि हड़पा नाम गया, मतलब भयंकर बाढ़ आ गई। दामोदर नदी उबलने लगी, पूरा एकदम उफान पर आ गई नदी, है ना। अब क्या हुआ कि दामोदर नदी के उफान के बाद आसपास में भी डूबने लगा। लोग पानी में बहने लग गए। लोग त्राहिमाम बचाओ बचाओ कहने लगे। अब लोगों को बचाने के लिए लोग दौड़े, कुछ लोग बचाने लगे। इसी में कमल केतु और सरंची भी सभी को नेतृत्व कर रहे थे और ये खुद बचाने लगे थे। कमल केतु पुरुषों को बचाने लगे, जो भी कमज़ोर बूढ़ा जो तैर नहीं सकता था, वैसे लोगों को वो निकाल रहे थे, पानी से उठाकर बाहर सुरक्षित जगह में ले जाते थे। वैसे ही सरंची भी उसी तरह लोगों को बचाने लगी थी। अब क्या होता है, सरंची एक बूढ़िया को बचाने के क्रम में सरंची चली जाती है बुढ़िया के पास। उसी समय भयंकर बिजली चमकती है, गर्जन होता है, और इसको खोरठा में कहें तो ठहराने लगता है, और वज्र गिरता है, वज्रपात हो जाता है, और सरंची जो है वहीं पर गिर जाती है, आवाज़ देकर, है ना, चित्कार करती है ना। कमल कमल कह के दो चित्कार करती है। सरंची का चित्कार सुनकर कमल केतु दौड़ते हुए पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है, और वो तब तक सरंची जो है गिर जाती है और प्राण त्याग देती है, यानी उसका देहांत हो जाता है। कमल केतु हताश निराश सरंची का मृत शरीर अपनी गोद में लेकर बिलखने लगता है, और वो उसी के शरीर पर गिरकर वो भी मर जाता है, वो भी प्राण त्याग देता है। इस तरह दामोदर की गोद में दोनों सदा के लिए सो जाते हैं। कहानी का यही अंत हो जाता है। यही है दामोदरक कोराय, यानी दामोदर की गोद में। तो ये पूरी कथा जो है आपने 4 खंडों में सुनी, 4 खंडों में विभाजित करके इसको प्रस्तुत किया गया है। अब हम दूसरी कक्षा में हम लोग जानेंगे कि इससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप
कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।